बात करते हैं दोस्तों कॉजेज ऑफ सेल इंजरी के बारे में। देखिए, जब भी हम कॉजेज ऑफ सेल इंजरी के बारे में बात करते हैं तो हमें समझना है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर बीमारी होती है, डिजीज होती है, इसका मतलब है उसके ऑर्गन सिस्टम या उसके टिश्यूज काम नहीं कर रहे हैं। और हमें जानकारी है कि ऑर्गन्स या जो टिश्यूज होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं, वो बने होते हैं साहब सेल से। इसका मतलब है अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई इंजरी आपको देखने को मिली तो उसका मतलब है वो उसका प्राइमरी रीजन क्या होगा? उसका प्राइमरी रीजन होगा कि सेल्स या टिश्यूज के लेवल पे कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब ये बहुत सारे कारणों से हो सकती है, जैसे कि हम माइक्रोबायोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स। ऐसा हो सकता है कि कुछ फिजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का बढ़ना, बहुत ज़्यादा गर्मी का होना, हीट स्ट्रोक हो जाता है। टेम्परेचर यदि बहुत कम हो जाता है तो फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है। ऐसा हो सकता है कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट हो, कुछ लोगों के अंदर बच्चों में ही बचपन से ही बीमारी होती है, कंजेनिटल डिसऑर्डर्स पैदा हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल, तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे कॉमन कॉज सेल इंजरी का जो आपको ध्यान रखना है और एग्जाम में हमारे बार बार पूछा जाता है, वो होता है सेल्स के लेवल पे ऑक्सीजन की कमी, जिसको हम नाम देते हैं हाइपोक्सिया। अब अगर हम इस हाइपोक्सिया की बात करते हैं तो हाइपोक्सिया के साथ में हमें ध्यान रखना है कि हाइपोक्सिया वर्ड अपने आप में आपको समझा रहा है दोस्तों, हाइपो मतलब कम और ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है सेल्स के लेवल पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण सेल्स को इंजरी सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब क्या इंपॉर्टेंट कॉजेज होंगे जिसके कारण सेल के लेवल पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी? इसको समझने के लिए हम अपना एक वर्टिकल लिंक बनाते हैं फिजियोलॉजी के नॉलेज से, जहां पे मैं चाहूंगा कि आप इस वाले डायग्राम को आराम से समझें। देखिए, जब भी हम सेल्स के लेवल पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो उसके इंपॉर्टेंट 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि ऑक्सीजन जो हवा के अंदर प्रेजेंट है वो लंग्स के अंदर जाती है। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है दोस्तों कि ऑक्सीजन डिफ्यूज करती है ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर आपको पता ही है कि रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको मैंने ग्रीन कलर से यहाँ रिप्रेजेंट किया, हीमोग्लोबिन। इसके बाद ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है, तो यहाँ पे बन जाता है साहब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो पहला स्टेप था ऑक्सीजन की एंट्री इनसाइड द लंग्स, दूसरा स्टेप है ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, तीसरा स्टेप होता है कि इस ऑक्सीजन को कैरी किया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेल्स या टिश्यूज के तरफ, और चौथा स्टेप होता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो डिफ्यूज करती है सेल्स के लेवल पे, जहां पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस से उसको यूटिलाइज किया जाता है। अब यदि इन चार में से किसी भी लेवल पे प्रॉब्लम आ जाएगी, चाहे हम बात करें कि ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे हो जाए, चाहे हम देखें कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा, चाहे हम देखें कि ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हम देखें ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो सेल्स के लेवल पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और इसी को हम नाम देते हैं हाइपोक्सिया। तो अगर मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँ तो आपको समझाना चाहूंगा कि हाइपोक्सिया के 4 कॉजेज हो सकते हैं। पहला कॉज हो सकता है जहां पे हम बात करते हैं कि जो आदमी सांस ले रहा है उस हवा के अंदर ही ऑक्सीजन की कमी है। इस कंडीशन को नाम दिया जाता है दोस्तों, इसको बोला जाता है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया आपको क्लासिकली देखने को मिलता है किन कंडीशंस के अंदर? ये आपको देखने को मिलता है जब हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो कि हाई ऑल्टीट्यूड्स पे गया, जो कि माउंटेन्स पे गया। तो क्लासिकली क्वेश्चन के अंदर आपको हिस्ट्री दी जाएगी जहां पे एक व्यक्ति माउंटेनियर है या फिर वो पहाड़ों पे घूमने गया और वहां पे उसको ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ये एग्जाम्पल होगा हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया का। दूसरी कंडीशन हो सकती है जहां इंडिविजुअल के अंदर आपको देखने को मिला ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम बना, और अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम बनता है दोस्तों तो इसको हम नाम देते हैं, इसको बोला जाता है एनीमिक हाइपोक्सिया। अनीमिक हाइपोक्सिया का मतलब आपने आराम से समझना है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई। इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। दो मुख्य कारणों में जो पहला कारण हो सकता है वो है कि किसी व्यक्ति के अंदर आरबीसीज की कमी है, जिसको हम नाम देते हैं अनीमिया। तो अगर किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन है, मान लीजिए वो जरूरत से या फिजियोलॉजिकल रेंज से कम है, जैसे एडल्ट्स के अंदर हम एनीमिया को डिफाइन करते हैं, अगर हीमोग्लोबिन डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड के हिसाब से एडल्ट मेल के अंदर 13 से कम होता है या एडल्ट फीमेल के अंदर वो 12 से कम होता है, तो हम उसको नाम देते हैं अनीमिया। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो आरबीसीज कम होंगे, हीमोग्लोबिन कम होगा, और इंडिविजुअल के अंदर आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन कम देखने को मिलेगी। एक स्पेशल कंडीशन जो आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है, जहां पे हम बात करते हैं पॉइजनिंग की, इस पॉइजनिंग को हम नाम देते हैं, इसको बोला जाता है साहब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार की ऐसी गैस है जो कि इनकम्प्लीट कंबशन से बनती है। तो जैसे कि सर्दियों के मौसम के अंदर हमारे घरों के अंदर हम सिगड़ी जला लेते हैं या फिर हम कोई हीटर चला लेते हैं, तो अगर प्रॉपर वेंटिलेशन रूम के अंदर ना हो तो आपको समझना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है हीमोग्लोबिन के साथ। ऐसी अवस्था के अंदर ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाएगी और बहुत टाइटली चिपक जाएगी, तो ऑक्सीजन इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाती। अगर ऑक्सीजन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी तो आपके लिए समझना आसान है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम बनेगा और व्यक्ति के अंदर आपको देखने को मिलेगा अनीमिक हाइपोक्सिया। तो मैं फिर से बोलता हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, आपने ध्यान रखना है, अनीमिक हाइपोक्सिया। तीसरी कंडीशन हो सकती है जहां व्यक्ति के अंदर आपको देखने को मिला कि ऑक्सीजन तो वो ठीक ले रहा है हवा के अंदर, जब
ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं स्टेप 2 की, वो भी ठीक है। लेकिन किसी कारण से ब्लड सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। जब ब्लड सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम आती है तो इसको हम स्पेशल नाम देते हैं, इसको बोला जाता है स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। अब स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया दो कारणों से हो सकता है, या तो प्रॉब्लम हो जाएगी आर्टरीज के लेवल पे। अगर आर्टरीज के लेवल पे प्रॉब्लम होती है तो कभी खून की कमी हो जाती है, जिसको हम नाम देते हैं इश्कीमिया। और ये आपको इस शब्द बार बार सुनने को मिलेगा जब हम बात करते हैं इश्कीमिया की, तो ब्लड सप्लाई कम है उस समय पे जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इश्कीमिक हाइपोक्सिया। या दूसरी समस्या हो सकती है कि वेन्स के लेवल पे ब्लड का आउटफ्लो जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, इसको नाम दिया जाता है कंजेशन। ज्यादातर बीमारियों के अंदर आप देखेंगे कि ब्लड सप्लाई की जो प्रॉब्लम होती है, इश्कीमिया हो जो कि ज्यादा कॉमन होता है, या फिर कंजेशन हो, उसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसीलिए जब भी हमसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाइपोक्सिया, तो आप उसको बड़ी कॉन्फिडेंटली एग्जाम के अंदर आंसर करेंगे दोस्तों, इश्कीमिया। तो अगर मैं आपसे फिर से पूछूं कॉमनेस्ट कॉज ऑफ सेल इंजरी, वो है साहब हाइपोक्सिया। अगर हाइपोक्सिया के कॉज की हम बात करें तो उसका आंसर आपने ध्यान रखना है, वो है इश्कीमिया। चौथी कंडीशन हो सकती है जहां सेल्स के लेवल पे आपको देखने को मिला कि सेल्स जो है वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेल्स के लेवल पे किसी प्रकार का टॉक्सिन या किसी प्रकार का पॉइजन है जो कि उनको यूटिलाइजेशन ऑक्सीजन के साथ इंटरफेरेंस करवा रहा है। तो इसको आप नाम देते हैं, इसको बोला जाता है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। तो हिस्टो मतलब हम टिश्यू की बात कर रहे हैं, टॉक्सिक मतलब बिकॉज ऑफ टॉक्सिन, उसके कारण हाइपोक्सिया हो रहा है। क्लासिकली आपको देखने को मिलता है किन कंडीशंस के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं साइनाइड पॉइजनिंग। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो थी वो अनीमिक हाइपोक्सिया का एग्जांपल है, लेकिन साइनाइड पॉइजनिंग की जब हम बात करेंगे तो वो हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया का एग्जांपल है। ओवरऑल अगर हम बात करें कि कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हाइपोक्सिया, तो वो आपने ध्यान रखना है, वो है साहब इश्कीमिया, यानी कि तीसरा कॉज, यानी कि स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया का सब टाइप, जहां पे आर्टीरियल प्रॉब्लम के कारण ऑक्सीजन जो है वो सेल्स के लेवल पे नहीं पहुंच पाती। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कॉमनेस्ट कॉज ऑफ सेल इंजरी, उसका आंसर है हाइपोक्सिया। और जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे हाइपोक्सिया के सबसे कॉमन कॉज की, तो उसको हम आंसर करेंगे इश्कीमिया। अब जब भी किसी टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो टिश्यूज के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हर एक टिश्यूज का अपना अपना मेटाबॉलिक रेट है, और मेटाबॉलिक रेट के हिसाब से टिश्यूज की अपनी अपनी सेंसिटिविटी होती है। तो जैसे अगर हम बात करें अपने शरीर के अंदर जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव सेल्स हैं, सबसे ज्यादा सेंसिटिव सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो होते हैं हमारे दिमाग के सेल्स, यानी कि न्यूरॉन्स। इसके बाद जो हमारे सेंसिटिव सेल्स हैं वो है हमारे कार्डियक सेल्स, और कुछ सेल्स होते हैं जो कि रिलेटिवली ज्यादा लंबे समय तक ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं, जिसमें मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, जिसमें आती है हमारी स्केलेटल मसल्स, या फिर जिसमें बात कर सकते हैं ऐसे सेल की जो हमें चोट लगने के बाद हमारी फाइब्रस टिश्यू को बनाता है। जी हाँ, फाइब्रस टिश्यू को बनाता है। तो जिस सेल की मैं आपको बात समझाना चाहता हूं वो है फाइब्रोब्लास्ट। यूजुअली आपके एग्जाम के अंदर जो सवाल आएगा वो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जब हम बात करते हैं कार्डियक टिश्यू की, या जब हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की, तो यहाँ पे हर सेकंड, हर मिनट में बहुत सारे सेल्स की डेथ हो जाती है अगर हम उनको ऑक्सीजन से दूर रखते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि क्लिनिकल सिचुएशंस के अंदर जब भी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है, यानी कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन, या फिर किसी भी व्यक्ति को ब्रेन की इंजरी होती है जिसको हम नाम देते हैं स्ट्रोक, तो ऐसा बोला जाता है इसको तुरंत इमरजेंसी में ले जाके उसका इलाज करना चाहिए। तो आपने क्या काम की चीज याद रखनी है, न्यूरॉन्स आर द मोस्ट सेंसिटिव सेल in order of sensitivity, neurons followed by cardiac tissue followed by skeletal muscles followed by fibroblast। तो हम इसको नाम दे सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव सेल है, और अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट सेल है जिसको हम नाम दे रहे हैं फाइब्रोब्लास्ट। तो ये हमें एडिशनल जानकारी होनी चाहिए।